गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम आपका ऑनलाइन एजुकेशन की कक्षा में स्वागत करते हैं और आज हम लेके आए आपके लिए हाफ ईयरली असेसमेंट 2025-26 कक्षा 12वीं का इकोनॉमिक्स का। और ये आपका जो आज का पेपर है ये 90 मिनट का है और 40 अंक इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। आज के पेपर के सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिए गए हैं। MCQ में से विकल्प के ठीक का निशान लगाना है और आपका उत्तर अंकों के अनुसार होना चाहिए। तो ये हम इसके पेपर करें। आपका पहला प्रश्न आपका है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसको शामिल किया जाता है? राष्ट्रीय आय नहीं किया जाता, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नहीं किया जाता, सामान्य कीमत सत्र का निर्धारण इसको नहीं किया जाता क्योंकि ये तीनों के तीनों समष्टिगत में आते हैं। चौथा, वस्तु की कीमत का निर्धारण ये व्यष्टिगत का है, तो हमारा उत्तर होगा फोर्थ। इसका आप टिक मार्क करेंगे। या इंग्लिश में कहें, विच इज़ द इंक्लूड इन द स्कोप ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स, नेशनल लॉ, इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, इन डिटर्मिनेशन ऑफ द जर्नल प्राइस लेवल लॉ, प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ ए कम्युनिटी। ये ठीक है, एक और वस्तु, इसको हम टिक मार्क करेंगे। इसके बाद हम अगले प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। संतुलित कीमत वह बिंदु 17 है जिस पर मांग अधिक है पूर्ति से, मांग बराबर पूर्ति के, मांग कम है पूर्ति से, इनमें से कोई नहीं। तो ना तो अधिक होती ना कम होती। संतुलन बिंदु पर दोनों बराबर होते हैं, मांग और पूर्ति। तो हमारा इसके लिए प्रश्न का रहेगा ख उत्तर। इंग्लिश में इक्विलिब्रियम पॉइंट इज दैट एट विच डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई, डिमांड इक्वल टू सप्लाई। सी है आपका डिमांड लेस देन सप्लाई। तो यहाँ पर जो संतुलन इक्विलिब्रियम की पोजीशन है वो डिमांड इक्वल टू सप्लाई के बराबर होता है, तो हम बी को करेंगे। आगे दीर्घकाल में सभी उत्पादक कारक शिथिल होते हैं। अल्पकाल में कुछ शिथिल होते हैं, कुछ शिथिल नहीं होते, लेकिन यहाँ सब साधनों की बात की है। तो दीर्घकाल में सभी साधन शिथिल नहीं होते, सभी के विषय साधन परिवर्तनशील हो जाते हैं। तो हमारा उत्तर रहेगा ख उत्तर ठीक है, परिवर्तन। ऑल फैक्टर इन लॉन्ग रन रेट, लंबे समय में फिक्स फैक्टर्स शिथिल होते हैं, नहीं अल्पकाल में कुछ शिथिल होते हैं, कुछ परिवर्तनशील होते हैं, बट दीर्घकाल में सभी के सभी परिवर्तनशील होते हैं, अर्थात कोई भी शिथिल नहीं होता। तो नॉट फिक्स फैक्टर आएगा हमारा आंसर। और इसके साथ हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रतिस्थापन वस्तुओं का उदाहरण है? कार और पेन ये पूरक का है, कार और पेट्रोल ये पूरक का है, पेप्सी कोला कोका कोला ये हमारा एग्जाम्पल है जो प्रतिस्थापन वस्तुओं का है। विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इन एग्जाम्पल ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स? पेन इंक ये भी नहीं है सब्स्टिट्यूट का, कार पेट्रोल ये भी नहीं सब्स्टिट्यूट का है, पेप्सी कोला इनका कोला ये सब्स्टिट्यूट है, तो हमारा उत्तर सी। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बाहरी बसें, तकनीकी बसें, आंतरिक बसें होती हैं? किसी भी उद्योग या फर्म की बाहरी जोखिम भरी भी उसकी खुद का जोखिम होता है, प्रबंध ये भी उसका खुद का प्रबंध होता है। सूचना संबंधी वस्तुओं से पूरे फर्म को नहीं पूरे उद्योग को फायदा होता था, इसलिए हमारी बाहरी सूचना ये सूचना संबंधी बसें ही आएंगी। विच इज द फ्लोइंग एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स, टेक्निकल इकोनॉमिक्स? नो ये आंतरिक है। इन बेसिक बियरिंग द इकोनॉमिक्स ये भी नहीं है, ये भी एक्सटर्नल नहीं है, इंटरनल है। और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स ये भी इंटरनल है। तो यहाँ पर इकोनॉमिक ऑफ द इंफॉर्मेशन है, ये आपकी है, ये एक्सटर्नल है, तो आपका डी आएगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ेगी, AC और AB के बीच की दूरी बढ़ेगी या घटेगी? क्योंकि जो जो उत्पादन की मात्रा बढ़ेगी तो जो हमारा फिक्स है AFC है वो समान घटता जाएगा, इसलिए इनके बीच की दूरी घटेगी बढ़ने की बजाय। तो हमारा उत्तर होगा खैर। या हम इंग्लिश में कह सकते हैं, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्शन इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन AC एंड द ABC विल बी डिस्क्रीज। तो हमारा बी उत्तर रहेगा, इंक्रीज नहीं होगा, कॉन्स्टेंट नहीं होगा, बिकेम पैरेलल नहीं होगा, तो हमारा डिस्क्रीज होगा। अर्थशास्त्र भाषा के लिए लैटिन भाषा से ये लिया गया है, हमारा लैटिन उत्तर इसका ठीक होगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपका आती है, अल्पकाल में जो वस्तु की कीमत पाई जाती है उसे बाजार कीमत कहते हैं, मार्केट प्राइस उसको बोलते हैं, आप मार्केट प्राइस कहते हैं। या द प्राइस ऑफ द कमोडिटीज ही प्रिवेंट इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ द कॉल इज मार्केट प्राइस। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में आर्थिक बाजार द्वारा शक्तियाँ द्वारा शासित होती है? तो ये कौन सा आता है? ये मिश्रित बाजार में होता है, क्योंकि जो मिश्रित बाजार होता है उसमें कुछ सरकार का भी इंटरफेयर होता है और उसमें कुछ जो गतिविधि होती हैं वे मिश्रित बाजार, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मेरे हिसाब से इसका मिश्रित अर्थव्यवस्था है। बाकी किसी अन्य अर्थशास्त्री का अलग हो सकता है, कन्फर्म कर लें। मेरे दिमाग के हिसाब से यही है, क्यों मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, अपना हर का अपना अपना व्यू होता है। तो अगला प्रश्न है जो निम्नलिखित में से दो कथन दिए गए हैं, कथनों को पढ़ना है हमने और उसका सही विकल्प का उत्तर सुनना है। अभिकथन है, बजट रेखा के बाहर कोई बिंदु अपर्याप्त योगों को प्रकट करता है। बिल्कुल ठीक है। संतुलन की स्थिति में तटस्थ और केंद्र रेखा एक दूसरे से स्पर्श ठीक है, परंतु आर वो एक ही व्याख्या नहीं करता। तो हमारा इसमें उत्तर 2 नंबर वाला ठीक रहेगा। तो हमारा उत्तर आया, अभिकथन दोनों ठीक हैं, परंतु एक स्पष्टीकरण है मेरे हिसाब से। बाकी अलग अर्थशास्त्री अपना अपना क्यों दे सकते हैं और नीचे कमेंट में भी लिख सकते हैं। स्वागत है उन सभी अर्थशास्त्रियों का जो इन प्रश्नों के सही उत्तर, यदि त्रुटि है तो उन त्रुटियों का मैं स्वागत करता हूं और त्रुटि दें ताकि मुझे पता चले। प्रश्न नंबर 11 आपका मैं पीछे ये आपके प्रश्न पत्र के बाद में आपको बना के दूँगा, आप उनको उत्तर दूँगा लिखित में। प्रश्न नंबर 12 का भी बजट रेखा का भी चित्र और उत्तर बाद में मिलेगा। प्रश्न नंबर 13 कर लेते हैं हम। ये हमारे उत्पादन इकाई दी है, कुल लागत भी है और स्थिर लागत AFC का निकालते। इससे पहले हम बढ़िया हमारे इसको ठीक करने के लिए यदि हम इसको थोड़ा सरल करने की कोशिश करेंगे हम। देखिए 0 पे उत्पादन, अब AFC निकालने से पहले FC निकाल लेते हैं हम। FC निकाल लें इसको। FC में पहले FC में चाहे 40 है वो फिक्स को, 0 उत्पादन तो भी वो आपकी 40 लगी है। यदि आप 1 इकाई उत्पादन करते हैं तो भी 40 है, 2 करते हैं तो भी 40 है, 3 करते हैं तो भी आपकी 40 है और 4 करते हैं तो भी आपकी 40 है। तो हम AFC निकालेंगे, 40 को 0 से भाग देंगे तो 0 हो जाएगी आपकी। दूसरा हम यदि 40 को 1 से भाग देंगे तो 40 आ जाएगी। यदि हम 40 को 2 से भाग देंगे 20 आ जाएगा। 40 को 3 से भाग देंगे 3 एकम 3, 13.33 आ जाएगा। और यदि 4 से देंगे तो 10 आ जाएगा। हमने यहाँ AFC निकालने की फिक्स कॉस्ट। इसके बाद हमने MC निकालनी है। MC निकलेगा आपका, टोटल में से घटाएंगे हम। 40 में से 40 का ऊपर लिमिट डैश आएगा। इसके बाद 60 में से 40 का 20 आएगा। इसके बाद आपका 78 में से 60 गया 18 आएगा, 18 आएगा। और इसके बाद 97 में से 78 गया, 97 में से 6 9 19 आएगा, 19 आएगा। और लास्ट में आपका 124 में से 97 गया, 124 97 7 एक असल ले ली 11 3 37 आएगा। एक असल में 11 9 2 11 27 आएगा। सॉरी 27 आएगा। तो ये आपका प्रश्न पत्र रहेगा। ये कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन था आपका, बहुत आसान था। प्रश्न नंबर 14 का भी उत्तर आपको दे दिया जाएगा, 15 का दे दिया जाएगा, 16 का भी आपको दे दिया जाएगा, 17 का भी आपको अथवा सहित सभी उत्तर दे दिए जाएंगे। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। अभी आपका ये प्रश्न नंबर आ गया आपका 11, जो प्रश्न 11 आप पूछते थे, प्रश्न नंबर 11 का क्वेश्चन नहीं है। QUES क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है ये। आपने अभी
अर्थशास्त्र की परिभाषा पूछी थी और रॉबिन द्वारा यह परिभाषा दी गई। डॉक्टर रॉबिन्स ने इसकी परिभाषा को दिया था। डॉक्टर रॉबिन्स वो बताती है कि अर्थशास्त्र व विज्ञान में जो साध्य है असीमित आवश्यकता और असीमित साधनों का वैकल्पिक उपयोगों वाले साधनों के मध्यमान्य व्यवहार का अध्ययन करते हैं। डॉक्टर स्मिथ ने दी थी। यह परिभाषा बताती है कि मनुष्य के पास आवश्यकताएं असीमित है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए साधनों सीमित है और उनके वैकल्पिक उपयोग हैं, इसलिए चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। याद रखो क्वेश्चन नंबर 12 बजट रेखा के संबंधी प्रश्न था आपका KUES क्वेश्चन नंबर 12 और ये आपका आंसर हम दे रहे हैं। बजट रेखा के बारे में बता रहे हैं। बजट रेखा उन सभी संयोगों को दर्शाती है जिन्हें को उपभोक्ता अपनी दी गई आय और वस्तुओं की कीमतों पर खरीद सकता है, बशर्ते अपनी आय का खर्च कर दे, आय बचा कर ना रखे। यह उपभोक्ता के लिए खरीदी की सीमा या प्रतिबंध दिखाती है। बजट रेखा का ढलान दोनों वस्तुओं की कीमतों के अनुपात में होता है। ये बजट रेखा आपको चित्र में दिखा रहा हूँ, देख रहे हैं आप। ये बजट रेखा अच्छी से देख लें। हो गया आपका। तो हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये प्रश्न नंबर आपका आ गया 13। मैंने आपको पहले कर दिया, न्यूमेरिकल क्वेश्चन था। प्रश्न नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है। ये 14 का उत्तर है आपको जो मैं दिखा रहा हूँ। औसतागम और औसतागम की परिभाषा और सीमांतागम करेगा। औसतागम AR प्रति इकाई बेची की वस्तुओं से प्राप्त होने वाला है, जो कुल आगम को TR से बेची की इकाइयों को Q से भाग देने पर प्राप्त होती है। इसका सूत्र है AR बराबर TR बटे Q। सीमांत आगम MR वस्तुओं के अतिरिक्त इकाई को बेचने से कुल आगम में होने वाला परिवर्तन है। MR बराबर है डेल्टा TR बटे डेल्टा Q। इसके बाद 15% इसके बीच में संबंध क्या है। AR जब छिद्र होती है तो पूर्ण प्रतियोगिता में AR और MR बराबर होते हैं। जब AR घटता है एकाधिकार या एकाधिक प्रतियोगिता में तो हमेशा AR लेस देन MR होता है और MR तेज़ी से घटता है। AR की बजाय MR तेज़ी से घटता है। MR ऋणात्मक ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन AR आमतौर पर धनात्मक ही रहता है। ये हमारा प्रश्न नंबर कौन सा था। ये हम प्रश्न नंबर कर रहे थे 14वां। 15वां प्रश्न नंबर 15 की बारी है। प्रश्न नंबर 15 ये हमारा कीमत संतुलन का प्रश्न आ गया। प्रश्न नंबर 15 कीमत संतुलन क्या है उसके बारे में। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर आपके पास। 15 का उत्तर देखिए आप। संतुलन कीमत वह कीमत होती है जिस पर किसी वस्तु की मांगी की मात्रा की पूर्ति की मात्रा आपूर्ति मांगे की सप्लाई के बराबर होती है, यानी बाजार मांग में पूर्ति संतुलन होता है। यह कीमत बाजार में मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। संतुलन कीमत का निर्धारण कहाँ होता है। ये चित्र दिखा रखे आपने, देखिए। यदि प्राइस 50 है तो वस्तुओं की डिमांड की जाती है, जो वस्तु की डिमांड है वो 50 किलो की जाती है। जब कीमत 40 रुपये प्रति किलो तो 200 किलो की मांग होती है। 30 है तो 300 होती है। जब 20 हो जाती है तो 400 की, 10 है तो 600 की। इसका मतलब है ज्यों ज्यों कीमत गिरती जा रही है वस्तु की मांग ज़्यादा होती जा रही है। तो यदि हमारी 30 पर निर्धारित संतुलित कीमत है, 30 है तो 300 इकाई खरीदी जाएगी। यदि इससे कम कीमत हो जाएगी तो वस्तु ज़्यादा खरीदी जाएगी और ज़्यादा खरीदने से वस्तुओं की डिमांड बढ़ जाएगी, कीमत वापस महंगी हो जाएगी। यदि कीमत अधिक हो जाती है तो वस्तु कम खरीदी जाएगी और कम खरीदने के कारण सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी। सप्लाई ज़्यादा होने के कारण फिर कीमत गिर जाएगी। तो इस प्रकार कीमत ना ज़्यादा रह सकती है ना कम, बराबर रहेगी। तो ये आपको अच्छे से कीमत लॉज क्या होती है हमारा प्रश्न था। अगला प्रश्न नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कीमत लॉज। कीमत लॉज क्या है। कीमत लॉज का मतलब है कि कीमत में बदलाव के कारण किसी वस्तु की मांग में की मात्रा में कितना बदलाव है। यह कीमत में प्रतिशत परिवर्तन का मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन का माप है। सरल शब्दों में यह बताती है कीमत में बदलने से वो बदलाव के मांग को कितनी तेजी या धीमी गति से बदलते हैं। हेलो जी आपको
सरल शब्दों में यह बताती है कि कीमत के बदलने पर उपभोक्ता की मांग को कितनी तेजी या धीमे से बदल सकते हैं। वस्तु का मूल्य, वस्तु के मूल्य बढ़ने पर मांग भी घटती है और मूल्य घटने पर मांग भी घटती है। यह मांग का नियम कहता है। उपभोक्ता की आय डिपेंड करती है। उपभोक्ता की सामान्य वस्तुओं के लिए आय बढ़ने पर मांग बढ़ती है। संबंधित वस्तुओं का मूल्य, इसमें स्थापन वस्तु और पूरक वस्तुएं शामिल की जाती हैं। उपभोक्ता की रुचि प्राथमिकताएं भी उपभोक्ता संतुलन को प्रभावित करती हैं। तो ये थे प्रभावित करने वाले 4 तत्व। इसके बाद हमारा है प्रश्न नंबर, अर्थशास्त्र मांग और विधि का क्या मतलब है। लास्ट प्रश्न है। इसके अथवा वाला प्रश्न हम पढ़ रहे हैं। उपभोक्ता की आय में वृद्धि के संबंध में। क्वेश्चन नंबर 16 अथवा 16 जो अथवा क्वेश्चन, उसमें हम बात करेंगे आपकी अर्थशास्त्र में मांग में वृद्धि का मतलब है कीमत पर लोग अधिक मात्रा वस्तुओं और सेवा की एक ही कीमत पर, यानी कीमत चेंज न होने पर भी लोग अधिक वस्तुओं की मांग करते हैं, मांग में वृद्धि कहते हैं, जिससे संतुलित कीमत बढ़ जाती है। इसके विपरीत मांग में कमी का मतलब है कि एक ही कीमत पर लोग कम मात्रा कीमत न चेंज होने पर भी कम मात्रा में वस्तु सेवा खरीदना चाहते हैं, तो ऐसी को गिर जाती है। इसे मांग में कमी कहते हैं। उपभोक्ता की आय में वृद्धि के निम्नलिखित कारण है। ये आपके उपभोक्ता वृद्धि का पूरक वस्तुओं में कमी होती है, उपभोक्ता की रुचि फसल आदि में वृद्धि होती है, जनसंख्या में वृद्धि हो जाता है। अब आ गई थी पर क्वेश्चन नंबर 17 की QUES क्वेश्चन नंबर 17 अंशवर 17 का। तो ये हमारा 17 का अंशवर हम आपके सामने दिखा रहे हैं, जो दिखा रहे हैं आपको देखिए। घटते प्रतिफल को, घटते प्रतिफल का नियम बताता है कि जब आप उत्पादन एक कारक श्रम जैसे कि बढ़ाते हैं, बाकी चारों साधन शिथिल रहते हैं, तो भूमि तो एक बिंदु के बाद से परिवर्तन का उत्पादन कम होने लगता है। उदाहरण के लिए एक निश्चित खेती पर आप जितने ज़्यादा मजदूर लगाएंगे, शुरू में उपज बहुत बढ़ेगी, लेकिन एक सीमा के बाद ज़्यादा मजदूर पर उपज की वृद्धि धीमी हो जाएगी, कुल उपज भी कम हो सकती है। ये मैंने एक चित्र बनाया जिसमें परिवर्तनशील साधन लिए हैं, शीतल साधन लिए हैं और प्रोडक्ट टोटल उत्पादन MP और गिरते आप देख रहे हैं कि जब पहले MP और 20 है, 15 है प्रति इकाई, जो हम साधन बढ़ा रहे हैं, तो प्रति इकाई साधन बढ़ने के साथ साथ जो मार्जिनल, जबकि हमारा TPO बढ़ता दिखाई दे रहा है, लेकिन जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो घटता हुआ दिखाई दे रहा है। एवरेज अनुपात भी घटता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद ये मैंने इसका डायग्राम दिखाया। इस डायग्राम में तीनों दिखाए हैं। बढ़ती दर से उत्पादन भी, समान दर से भी और घटती दर से भी, तीनों उत्पादन दिए गए हैं। तो पूरा का पूरा डायग्राम के जरिए इसमें सिर्फ हमें घटते डायग्राम ही दिखाना था। ये वाला हिस्सा जो आपने पूछा, ये हिस्सा पूछा आपने, जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है, वो ये वाला हिस्सा है, ये भाग है। ये वाला फिर ये वाला भाग है, इसमें आता है, ये वाला भाग आता है घटते प्रतिफल। ठीक है, तो आप ये डायग्राम के जरिए समझ के काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चे समझ जाते हैं। घटते प्रतिफल का रेखाचित्र नीचे दिया गया है। प्रवृत्ति के नियम के अनुसार वेरिएबल को दर्शाता है, जिसके 3 चरण होते हैं: बढ़ते प्रतिफल, घटते प्रतिफल, ऋणात्मक प्रतिफल। और इसकी जो अथवा में था, अगला प्रश्न आपका QUES क्वेश्चन नंबर 17 अथवा में जो प्रश्न पूछा गया था वो है आपका ये प्रश्न है, पूर्ति का अभिप्राय और नियम क्या है। तो पूर्ति से अभिप्राय किसी निश्चित कीमत और निश्चित समय पर एक विक्रेता द्वारा बाजार में बेची जाने वाली वस्तु की मात्रा से है। पूर्ति का नियम यह कहते हैं कि अन्य बातें समान रहने पर, जैसे उत्पादन की लागत, तकनीकी आदि, किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी पूर्ति बढ़ती है और कीमत कम होने पर पूर्ति भी कम हो जाती है। इस प्रकार कीमत और पूर्ति में सीधा घनात्मक संबंध होता है। तालिका हम इसकी दिखा रहे हैं आपको, देखिए। पूर्ति की मात्रा दिखा रहा हूँ, जैसे 10 है कीमत, तो इसकी 100 इकाई बन जाती है। पूर्ति में सप्लाई करी जाती है 10 है, और जैसे ही कीमत 20 हो जाती है तो सप्लाई ज़्यादा हो जाती है। 20 और 200 की जगह 200 बेचने के लिए तैयार कर देते हैं आपूर्ति उसकी बाज़ार में। जैसे कीमत बाज़ार में 30 हो जाती है वस्तु की, तो बिकने के लिए 300 वस्तुओं की आपूर्ति हो जाती है। यह तालिका दर्शाती है जैसे जैसे कीमत 10 से 30 तक बढ़ती है, वैसे वैसे पूर्ति की मात्रा भी 100 से बढ़कर 30 इकाई हो जाती है। तो हम इसका रेखा चित्र भी दिखाएंगे आपको। पूर्ति रेखा चित्र कीमत और पूर्ति की मात्रा के बीच घनात्मक संबंध को दर्शाती है। Y पर कीमत प्राइस दिखाई जाती है, जबकि X पर क्वांटिटी दिखाई जाती है। पूर्ति वक्र SS बाय दाएं के ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई देता है। यह घनात्मक ढलान कीमत और पूर्ति की मात्रा के बीच सीधे संबंध को दर्शाती है। जैसे हम देख रहे हैं, आप देख रहे हैं सप्लाई वक्र
ये आपका सप्लाई वक्र है जो बीच में दिया है आपका। और जैसे जैसे प्राइस कीमत बढ़ रही है, 4 है तो हमारी मात्रा 2 है, जो हमारी कीमत 5 हो जाती है मात्रा 4 हो जाती है। यदि कीमत बढ़ करके 6 हो जाती है तो हमारी मात्रा भी 6 सप्लाई पूर्ति की मात्रा भी हो जाती है। और कीमत 7 हो जाती है तो 8 की बाज़ार में पूर्ति हो जाती है। और यदि कीमत 8 हो जाती है तो 10 की, और 9 हो जाती है तो 12 वस्तुओं की पूर्ति बाज़ार में हो जाती है। तो इस प्रकार आपने इस रेखा चित्र को पूर्ति करके रेखा चित्र को भी देखा। ये अपने इच्छा अनुसार कैसे भी आप बना सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप काफ़ी समय लिया। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।